नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। सबसे बड़ी खबर के साथ हम बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं क्योंकि 43 मंत्री जो आज शामिल होंगे उनका नाम सामने आ गया है। खत्म हुआ इंतजार ज्योतिरादित्य सिंधिया का, तो साथ ही सर्बानंद सोनोवाल का नाम भी इसमें शामिल है। जो नाम है आपको बता दें, यूपी से 7, गुजरात से 5, बंगाल से 4। 5 मंत्रियों को मोदी सरकार में प्रमोशन मिला है। इस बीच आपको बता दें कि जो लिस्ट है वो हम आपको एक एक करके सभी नाम बताएंगे, क्योंकि ऊपर में अगर आप लिस्ट में देखें तो नारायण राणे, कोंकण वाले महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री, श्री सर्बानंद सोनोवाल, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, ज्योतिरादित्य सिंधिया, रामचंद्र प्रसाद सिंह, अश्विनी वैष्णव, पशुपति कुमार पारस, ये एलजेपी वाले हैं। चाचा चिराग पासवान के, किरेन रिजिजू का प्रमोशन, राजकुमार सिंह, हरदीप सिंह पुरी, मनसुख मंडाविया, भूपेंद्र यादव ऑर्गेनाइजेशन में यानी संस्था में, बीजेपी में, संगठन में जबरदस्त काम ये करते हैं। हर राज्य में चुनाव के पहले वहां पर जाकर पूरी तरह से पूरी ताकत झोंकना, ये एक पहचान है भूपेंद्र यादव की। और हर राज्य के अगर आप उनसे कुछ भी बातचीत करें तो जातीय समीकरण से लेकर कहां पर कौन सा फैक्टर काम करेगा, क्या करने से फायदा होगा, संगठन में उन्होंने जबरदस्त काम किया है और उसी का तोहफा आज उन्हें मिला है। एक एक करके पूरी लिस्ट हम आपको दिखा रहे हैं। अनुराग ठाकुर, अनुप्रिया पटेल, सत्यपाल सिंह बघेल, राजीव चंद्रशेखर, शोभा करांजिले, भानु प्रताप सिंह वर्मा, दर्शन विक्रम जरदोश, मीनाक्षी लेखी, अन्नपूर्णा देवी, ए नारायणसामी, कौशल किशोर, अजय भट्ट, बीएल वर्मा, अजय कुमार, देवू सिंह चौहान, ये सब गुजरात के हैं। भगवंत खुबा, कपिल मोरेश्वर पाटिल, प्रतिमा भौमिक, सुभाष सरकार, भागवत कृष्ण राव, राजकुमार रंजन सिंह, भारती पवार, विश्वेश्वर तुड्डू, शांतनु ठाकुर, ये मथुआ समुदाय से आते हुए, मुंजापारा महेंद्र भाई, जॉन बार्ला और एल मुरुगन, जिसकी बात अभी हिमांशु कर रहे थे, नीतीश प्रमाणिक। ये पूरी लिस्ट हमने 43 नेताओं की आपको दिखा दी। और अब गुजरात के हम आपको दिखा रहे हैं वो 5 चेहरे। पुरुषोत्तम रूपाला, एक वक्त पर जब प्रधानमंत्री गुजरात में मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो माना जाता था कि पुरुषोत्तम रूपाला बहुत करीबी थे। दर्शना जरदोश को देखिए, महिला मोर्चा की वहां पर अध्यक्ष हैं, सूरत से सांसद हैं। ये यूपी की पूरी लिस्ट हम आपको दिखा रहे हैं। 7 यहां पर मंत्री बन रहे हैं। 7 के जरिए सोशल इंजीनियरिंग को साधने की कोशिश है। हर आप देखिए, ओबीसी, दलित, सबका प्रतिनिधित्व, जिसके जरिए कौशल किशोर आप देख सक रहे हैं, वो मोहनलालगंज से सांसद हैं और शेड्यूल कास्ट के लिए वो रिजर्व सीट है। इसी के साथ भानु प्रताप वर्मा की बातचीत आपने सुनी। अनुप्रिया पटेल अपना दल की पिछली बार 2014 में भी सरकार में शामिल थी, फिर बाहर गई और उसके बाद से फिर से उनके लिए रास्ता खोल दिया गया है। उत्तर प्रदेश में चुनाव करीब है, उसकी आहट, उसकी सोशल इंजीनियरिंग साफ इन नामों में दिखाई दे रही है। कई मंत्रियों का प्रमोशन भी हुआ है, लेकिन इसी के साथ गाज भी कईयों पर गिरी है। कैबिनेट विस्तार का काउंटडाउन अब पहुंच गया है 1 घंटा 26 मिनट पर। ठीक 6 बजे राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण समारोह की शुरुआत होगी और ये 43 देखिए, राजीव चंद्रशेखर एक सांसद भी है राज्यसभा के, इसी के साथ वो बिजनेसमैन भी हैं, एंटरप्रेन्योर भी हैं, उनको भी शामिल किया गया है। देवू सिंह चौहान, भगवंत खुबा, कपिल मोरेश्वर, ये तमाम ऐसे नाम हैं। लेकिन जिस चर्चा पर अब मैं जाना चाहती हूं, दिखाइए हमारे तमाम सहयोगियों को जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हिमांशु हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, अशोक सिंघल लगातार जुड़े हुए हैं, हमारे साथ शशि शेखर जी भी बने हुए हैं। हिमांशु, अगर मैं सही हूं तो इस लिस्ट में जेडीयू से एक ही नाम है, आरसीपी सिंह को कैबिनेट मंत्री बना रहे हैं, यानी 2019 की जो शर्त थी उसी पर लगता है जेडीयू मान गई है। देखिए, बिल्कुल आरसीपी सिंह को अगर मंत्री बनाया जा रहा है और बाकी 3 नाम जो चर्चा में थे, चंदेश्वरी हो या फिर रामनाथ ठाकुर हो और या फिर कामत हो, इन तीनों को जगह नहीं दिया, यानी कि बात नहीं बन पाई है जेडीयू के साथ। और अभी एक ही मंत्री जो है जेडीयू की तरफ से बनाया जा रहा है। ये एक बड़ी बात है क्योंकि बीजेपी जेडीयू की डिमांड थी कि उनके 4 मंत्री बनने चाहिए, उनके 16 सांसद हैं और बिहार में अगर बीजेपी के 17 सांसद हैं तो उनके अगर वहाँ से 5 मंत्री बनते हैं तो जेडीयू के 16 सांसद के तौर पर जो है 4 मंत्रियों का कोटा बनता है। लेकिन शायद बात नहीं बन पाई और आरसीपी सिंह सिंगल मंत्री बनने जा रहे हैं कैबिनेट के। बाकी ये कह सकते हैं कि जेडीयू के लिए अभी विंडो बंद है। आगे अगर कभी विस्तार होगा और सहमतियां बन पाएंगी तभी जो है जेडीयू के और मंत्री जो हैं वो कैबिनेट के अंदर शामिल हो पाएंगे। लेकिन फिलहाल के लिए सिर्फ आरसीपी सिंह आ रहे हैं और पशुपति पारस एलजेपी से। 2019 की शर्त पर मानना पड़ा जेडीयू को। नीतीश कुमार का पिछले 2019 के आसपास स्टैंड क्या था? उनका स्टैंड ये था
कि हमें समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के हिसाब से हमारे जितने एमपी है उनको आप मंत्रालय में लीजिए। लेकिन बीजेपी का स्टैंड क्लियर था कि हमने सबको एक एक कभी अकोमोडेट किया, आप भी आ जाइए। उसमें उनको लगता था कि मैं पासवान की पार्टी के बराबर आ जाऊंगा या अठावले के बराबर आ जाऊंगा। तो उन्होंने एक बहुत ही बढ़िया बात कही थी। उन्होंने कहा था कि हमारा समझौता प्रदेश के स्तर पर है, केंद्र के स्तर पर नहीं है। कल के आप उनके बयान को देखिए। उन्होंने एक बात तो ये कही कि आरसीपी पार्टी के अध्यक्ष हैं, वो तय कर रहे हैं। दूसरी बात उन्होंने कही कि पिछली वाली स्थितियां अब नहीं रही। इस बात को गौर कीजिए, आपने बिहार का इलेक्शन बहुत ही कायदे से कवर किया था, अंदर तक जा। पिछले वाली स्थितियां अब नहीं रही, यही जवाब है। पिछली वाली स्थितियां अब नहीं रही। जल्दी से एक बार फिर से अपने दर्शकों को जरा दिखा दें जिस पर हम चर्चा करेंगे, यूपी और गुजरात। अगर अब हम देखें तो कुछ ऐसे मंत्री हैं अशोक जिनका प्रमोशन एक तरह से हुआ है, जिसमें आप देखें किरण रिजिजू हो, अनुराग ठाकुर हैं, जिनको तो हम माने कि जो रिपोर्ट कार्ड जिसके बारे में जानकारी यही आई, आप भी बता रहे हैं कि पीएम ने खुद सबका काम रिव्यू किया है, उसमें ये टिक मार्क वाले हैं। बिल्कुल अंजना, किरण रिजिजू हो, आरके सिंह और ये आपका अनुराग ठाकुर का एमओएस फाइनेंस में अच्छा परफॉर्मेंस रहा। वो निर्मला सीतारमण जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करती थी तो उनके साथ बैठ करके वो हिंदी में उनका अनुवाद भी किया करते थे, और ओवरऑल परफॉर्मेंस उनका रिव्यू करने के बाद ही उनको प्रमोट करने का फैसला किया गया है। और किरण रिजिजू स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के साथ साथ उनको जब श्रीपद नायक का एक्सीडेंट हुआ उसके बाद आयुष मंत्रालय भी उनको दिया गया था, तो उनकी परफॉर्मेंस को लेकर भी पिछली बार मोदी 1 में वो एमओएस होम भी हुआ करते थे। इसकी वजह से उनको जो परफॉर्मेंस रिव्यू करने के बाद ये हुआ कि उनको प्रमोट करना चाहिए। आरके सिंह, उनको भी प्रमोट करने की बात हुई है कि वो पहले होम सेक्रेटरी भी हुआ करते थे, फिर उनको पावर मिनिस्टर बनाया गया, तो उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो एक परफॉर्मर के तौर पे देखा जाता है, तो उनको भी प्रमोट करने की बात है। और रूपाला, हम जो अभी बात कर रहे थे गुजरात से, उनको प्रमोट करने की बात है, मांडविया को प्रमोट करने की बात है। इन लोगों का परफॉर्मेंस के आधार पर प्रमोशन दिया जा रहा है, ये बातें सामने आ रही हैं अंजना। इसी ढंग से कुछ लोगों को जो डिमोट किया, ये बात हम लोग काफ़ी देर से चर्चा कर रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस के आधार पर उनको ड्रॉप किया जा रहा है। और जो मंत्री बनाए जाने हैं वो युवा महिलाओं के साथ साथ डायनेमिक, उनको लगता है मोदी को कि ये डायनेमिक हो सकते हैं, परफॉर्मर हो सकते हैं, ये डिलीवर कर सकते हैं, इस वजह से उनको लिया गया। हालांकि जो सोशल इंजीनियरिंग की बात की जा रही है, वहाँ पे क्षेत्रीय समीकरणों की बात की जा रही है, कुछ राजनीतिक कंपल्सन्स भी हैं, जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया को लिया जा रहा है क्योंकि उन्होंने मध्य प्रदेश में सरकार बनाई, तो अनुप्रिया पटेल क्योंकि वो अपना दल से आती हैं, क्योंकि वही मंत्री बननी थी, उन्हीं को डिसाइड करना था, सरकार को डिसाइड नहीं करना था, जेडीयू से या बीजेपी को डिसाइड नहीं करना था। जो भी जेडीयू चाहती थी जिसको भी मंत्री बनाना, आरसीपी सिंह को, तो उनको मंत्री बनाया गया। ये कंपल्सन थी, लेकिन टोटलिटी में अगर देखा जाए परफॉर्मेंस, जातीय समीकरण और क्षेत्रीय समीकरणों को देखते हुए किसी को प्रमोट किया गया है, किसी को छुट्टी कर दी गई है परफॉर्मेंस के आधार पर। तो टोटलिटी में मोदी की यही एक कोशिश है, एक मैसेज ये देने की कोशिश है, सोशल इंजीनियरिंग, क्षेत्रीय संतुलन के साथ साथ परफॉर्मेंस और डिलीवरी, ये एक पूरा करने की कोशिश की गई है इस कैबिनेट एक्सपेंशन के थ्रू। शशि शेखर जी, अगर उत्तर प्रदेश पर चर्चा करें तो कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि बीजेपी के एक हाथ में कमंडल, एक हाथ में मंडल। समाजवादी पार्टी और जो अन्य पार्टियां हैं उनके हथियारों को भोतर करने की पूरी जिम्मेदारी इस मंत्रिमंडल के जरिए निभाई जा रही है चुनावों से पहले। बहुत अच्छा टर्म है, एक हाथ में मंडल, एक पे कमंडल और मुंह में राम। बगल वाली बात पे नहीं करना। ये बिल्कुल इसी के सहारे चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने इस एक्सपेंशन के जरिए 3 बातें साफ कर दी। उन्होंने अजय मिश्र को लाकर कानिकुज ब्राह्मणों के उस जो एक बड़ा वहाँ का इलाका है उस पर उन्होंने एक मैसेज दिया। उन्होंने अलग अलग जो छोटी जातियाँ हैं, पिछड़ी जातियाँ, पिछली बार भी इसी के समुच्चय ने, इसी के जोड़ ने भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा में नैया पार लगवाई थी और उसको उन्होंने एक बार फिर से साधा है। और जिस तरीके के आरोप प्रदेश की सरकार पर बार बार लग रहे थे, उस आरोप को भी उन्होंने एक तरह से धूमिल कर दिया है। क्योंकि एक दिक्कत समझ में आती थी, आप जरा गंगवार जी को देखिए, गंगवार दिन भर योगी के साथ रहे थे और शाम को उन्होंने एक चिट्ठी प्रेस में लिख कर दी। तो ऐसे लोगों से मुक्ति भी पाई गई है। और कुछ बड़बोले लोग जो अपना नाम चलवा रहे थे उनको न शामिल कर मोदी ने साबित किया कि सारे पत्ते उनके हाथ में ही रहते हैं।
भले ही टेबल पर कुछ भी नजर आए। तो ये उत्तर प्रदेश का जो भी गणित बनाया गया है ये बहुत ही परफेक्ट गणित है इलेक्शन के हिसाब से। पर अभी अगले चुनाव में जो विधानसभा का है उसमें 5-6 महीने दूर है और अब मंत्रियों पर बहुत जिम्मेदारी होगी कि जो भी निगेटिविटी है उसको दूर करें अपने 4 से 6 जिलों के जो उनका एक रेडियस है उसमें। बिल्कुल हिमांशु, अगर कुछ और नामों पर हम लोग चर्चा करें तो हम यूपी और गुजरात इन दोनों पर सबसे ज्यादा जो छाप दिख रही है एक तरह से, लेकिन बंगाल में ममता बनर्जी ने अभी से तलवारें तान दी हैं। वो कह रहे हैं कि भाई ऐसा क्या हो गया, चुनाव के बाद ऐसी कौन सी कमी दिख गई, बाबुल सुप्रियो और आपने एक और जो मंत्री हैं उनको निकाल दिया। हिमांशु देखिए, बिल्कुल बंगाल को लेकर ममता बनर्जी को हमेशा लगता है, लेकिन इतना जरूर है कि बाबुल सुप्रियो को अगर बाहर किया गया है तो उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं थी। वो पर्यावरण राज्य मंत्री थे और देवेश्री चौधरी जो हैं वो वुमेन एंड चाइल्ड मिनिस्ट्री में राज्य मंत्री थी। दोनों का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं था। बाबुल सुप्रियो पहले पार्टी के खिलाफ नाराजगी जता चुके हैं विधानसभा चुनाव के दरमियान। आपने भी देखा है जब जितेंद्र तिवारी को शामिल किया जा रहा था टीएमसी से लाकर, तब उन्होंने कहा था जिन लोगों ने पार्टी के कार्यकर्ताओं को डंडे मारे हैं, जिन्होंने पार्टी का विरोध किया है, उनको आज यहाँ पर लाया जा रहा है, ये ठीक नहीं है। फेसबुक पे लिखा था। आज उन्होंने अपने रिजाइन की बात भी फेसबुक पे लिख दिया। तब से पार्टी की आंख में वो खटक रहे थे। उसके बाद उन्होंने बढ़ चढ़ कर कहा कि उनको चुनाव लड़ना है। पार्टी ने चुनाव लड़वा दिया उनको। जब उनको चुनाव लड़वा दिया गया तो वो वहाँ से हार गए। और अंजना, हम सब जानते हैं कि 50,000 से ज़्यादा वोटों से वो चुनाव हारे। अब अगर वहाँ से नए लोगों को जगह मिली है तो ये एक बड़ी अच्छी शुरुआत जो है बीजेपी कर रही है, क्योंकि वहाँ ना तो अभी विधानसभा चुनाव है ना लोकसभा अगर है तो 3 साल बाद है। बीजेपी उसकी तैयारी अभी से कर रही है। शांतनु ठाकुर जो है मथुआ समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। निशित प्रामाणिक जो है वो उत्तर बंगाल से आते हैं। उत्तर बंगाल में बीजेपी का परफॉर्मेंस लोकसभा चुनाव में भी और विधानसभा चुनाव में भी बहुत अच्छा रहा। और उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो 2 और मंत्री जो शामिल किए गए हैं उनको भी जातिगत समीकरण के हिसाब से ही शामिल किया गया है कि जिन कास्ट में बीजेपी वहाँ थोड़े से कम वोट पाई है, वहाँ से लाके 2024 की तैयारी बीजेपी ने बंगाल में अभी से शुरू कर दी है। लेकिन ये जरूर है कि बंगाल को लेकर बीजेपी का फोकस चुनाव बाद भी टूटा नहीं है। अभी भी बीजेपी को उम्मीद है कि 2024 में जब चुनाव होंगे तो उसका परफॉर्मेंस जो है 2019 से बेहतर होगा, क्योंकि 42 सीटों में से बीजेपी ने 2019 में 18 लोकसभा सीटें जीती और 16 में 3 विधानसभा सीटें जीती थी, जो 21 में 76 हो गई। यानी कि अगर आप डिफरेंस देखें तो बहुत ज़्यादा है। और इसीलिए बीजेपी ने अभी भी बंगाल से अपनी कोई उम्मीद नहीं छोड़ी है। हाँ। इसीलिए 2 मंत्रियों को अगर हटाया गया तो 4 नए मंत्री वहां पे बनाए गए हैं। बिल्कुल, शांतनु ठाकुर को शामिल करना। जी, और शशि शेखर जी हाथ उठा रहे हैं, कुछ बोलना चाह रहे हैं। अश्विनी वैष्णव के साथ साथ जो है आ रही हिमांशु। शशि जी, मैं बंगाल पर ही 2 बातें कहना चाहता था। एक तो वहाँ विधानसभा चुनाव के जो भी परिणाम आए हैं, अगला चुनाव चूंकि दूर है तो जो अभी इमीडिएट फोकस करना था उन स्टेट्स के लिए जगह खाली करनी थी। और दूसरी बात यह है कि बाबुल सुप्रियो जैसे लोग, इनका इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी करती रही है। पूर्व सैनिकों का, पूर्व अफसरों का, सिनेमा के लोगों का, वो भीड़ जुटाने के लिए जरूरी थे पिछले चुनाव तक। अब भारतीय जनता पार्टी मुकम्मल पार्टी के तौर पर वेस्ट बंगाल में स्थापित हो गई है। उसके पास 80 एमएलए है वहां पर और पर्याप्त मात्रा में एमपी है। उनको अगर आगे की सोचनी है तो पॉलिटिकल लोगों को लाना उनके लिए कंपल्शन हो गया था। तो अभी भले ही आपको कम लग रहे हो, अगले विस्तार के बाद आप ये पाएंगे 7 राज्यों के चुनाव के बाद कि बंगाल को एक बार फिर से इंडक्ट किया जाएगा। तब तक मथुआ संप्रदाय पे पूरा जोर दे रहे हैं और वो जोर देना उनका लाजमी है, क्योंकि वो एक तरफा इनके फेवर में गए। बिल्कुल। अशोक, आप भी इस पर एक कमेंट करना चाह रहे हैं? जो हम लोगों ने यूपी की बात इसके पहले छेड़ी थी, क्योंकि देखिए यूपी में समाजवादी पार्टी को ही सबसे बड़े, एक आप कह सकते हैं फिलहाल जो पंचायत चुनाव के इंडिकेशंस हैं उससे ऐसा लगता है कि वो एक बड़ा प्रतिनिधि दुश्मन बनकर सामने आ सकता है। तो उसको टारगेट करने के लिए सोशल इंजीनियरिंग नए सिरे से जो हुआ है उसमें ये मंत्रिमंडल बहुत ही की रोल प्ले करेगा।
बिल्कुल अंजना, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस ढंग से हालात हैं उत्तर प्रदेश में, चुनाव में कुछ ही समय बचा है, तो सोशल इंजीनियरिंग बहुत ध्यान रख करके किया गया है और ऐसे समुदायों को लाया गया है कैबिनेट एक्सपेंशन में ताकि एक बैलेंस किया जाए। सोशल इंजीनियरिंग कास्ट कम्बिनेशन जो है उसको देखते हुए हर समुदाय के लोगों को जोड़ा जाए, हर जाति के लोगों को जोड़ा जाए, वो उनका एक खास फैक्टर है। और हर क्षेत्र से अलग अलग जो रीजन्स हैं वहाँ से प्रतिनिधित्व मिले ताकि बैलेंस किया जाए पूरे सोशल इंजीनियरिंग को देखते हुए, ताकि चुनाव में उसका फ़ायदा लिया जाए। और अनुप्रिया पटेल को मैं एक बात और कहना चाहता हूँ अंजना, पिछले टेन्योर में जब मोदी गवर्नमेंट था उस वक्त अनुप्रिया पटेल मंत्री थी, MOS हेल्थ थी वो, लेकिन इस बार ड्रॉप कर दिया गया था 2019 में। लेकिन अब हालात ये है कि यूपी चुनाव को देखते हुए एक मजबूरी, अगर कहें मजबूरी के वजह से अनुप्रिया पटेल को, क्योंकि अपना दल पटेल कम्युनिटी, तो इसको देखते हुए अनुप्रिया पटेल को इंडक्ट किया जा रहा है कैबिनेट एक्सपेंशन के अंदर, क्योंकि यूपी उनका निशाना है। यूपी और गुजरात जैसे चर्चा हो रही है, उनको बहुत ज़रूरी है बीजेपी के लिए दोनों राज्यों को रिटेन करना। यूपी बहुत बड़ा राज्य है, गुजरात इनके लिए अहम माना जाता है हमेशा से, तो दोनों राज्यों को रिटेन करना इनके लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी। उसी के लिए तमाम एक्सरसाइज की गई है, चाहे वो गुजरात के अंदर 3 जो MOS को लाया जा रहा है, वहाँ अलग OBC के अलग अलग समुदाय से वो लोग आते हैं, पटेल कम्युनिटी के रूपाला और मांडविया को प्रमोट किया जा रहा है। इधर यूपी में तमाम वही कॉम्बिनेशन जो है चुनावी रणनीति को देखते हुए, चुनावों को देखते हुए ये पूरा फेरबदल यूपी और गुजरात से किया गया है। हालांकि दूसरे राज्यों में भी ये चीज़ें मैटर करती हैं। साथ ही साथ परफॉर्मेंस की अगर बात करते हैं हम लोग, वो तो मोदी का क्राइटेरिया रहता है, लेकिन राजनीतिक पहलू को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि अल्टीमेटली तो कोई भी पार्टी, उनका मोटिव रहता है चुनाव जीतना। तो चुनाव जीतने के पॉइंट ऑफ व्यू से ही रद्दोबदल, फेरबदल, तमाम किसी को इंडक्ट करना, किसी को हटा देना, उसी को देखते ही फेरबदल किए जाते हैं। लेकिन उसमें जो बेहतर होता है उस पर ये लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये तमाम कोशिशें चुनाव जीतने के मद्देनजर ही की जाती हैं। कैबिनेट रिसफल हो या किसी को पार्टी के अंदर बड़ी पोस्ट दे देना, तमाम चीज़ें जो हैं चुनावी रणनीति का हिस्सा ही होती है हमेशा। बिल्कुल। जरा चर्चा हम लोगों को शशि जी नारायण राणे पर भी कर लेनी चाहिए। उनके नाम पर तो सबसे पहले उनका नाम डाला गया है और हम लोग उन पर चर्चा ही नहीं कर रहे हैं। पहले शिवसेना, फिर कांग्रेस, फिर बीजेपी, और ऐसे वैसे नहीं, महाराष्ट्र में कोंकण के एक बड़े नेता तो हैं ही, लेकिन बीजेपी उन पर जबरदस्त प्रहार करती रही है। और आज देखिए मंत्रिमंडल में, मोदी कैबिनेट में सबसे ऊपर नारायण राणे का नाम है। आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया अंजना, ये वाकई मिस हो रहा था। नारायण राणे का नाम और उसके साथ शायद 2 और मंत्री इंडक्ट किए हैं वहां से। ये क्यों है? इसकी 3 वजह बहुत साफ है। पहली वजह यह कि महाराष्ट्र बहुत अपमानजनक तरीके से भारतीय जनता पार्टी के हाथ से फिसला था, और दूसरी वजह यह है कि इस सब के बावजूद भी महाराष्ट्र एक संभावनाओं वाला प्रदेश है उनके लिए। शिवसेना उनकी सबसे पुरानी एलाई है, वैचारिक तौर पर दोनों मिलते हैं एक तरह से, और जिस तरह एनसीपी आरोपों में घिरती जा रही है उससे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में स्थितियां बदल सकती हैं। तीसरी वजह, राजनीति सिर्फ दोस्ती के आधार नहीं तलाशती, दोस्ती न होने पर दुश्मनी कैसे निभाई जाती है इसके भी आधार तलाशती है। और नारायण राणे एक बहुत परफेक्ट कैंडिडेट है। उनको महाराष्ट्र की राजनीति अच्छी तरह आती है, उद्धव ठाकरे के दावों को वो निष्फल करने की शक्ति रखते हैं, उनका एक कास्ट बेस है, उनका एक एडमिनिस्ट्रेटिव अनुभव है। तो ऐसे में नारायण राणे का इंडक्शन आने वाले दिनों की संभावनाएं तलाशने का एक सिलसिला शुरू करता है, जो कि पॉजिटिव नेगेटिव कहीं भी जाए बीजेपी चाहेगी कि इनके जरिए एक बड़ा फायदा उनको मिले। ठीक है, चित्रा त्रिपाठी हमारी सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ गई है। हाँ चित्रा, अगर हम देखें तो एक तरफ ज्योतिरादित्य सिंधिया का इंतजार भी खत्म हुआ। चित्रा, जब से वो पार्टी में आए थे तब से लग रहा था कि अब कुछ ना कुछ होगा, रोज ताने पड़ते थे कांग्रेस की तरफ से, लेकिन कुल मिलाकर उन्हें भी अब तोहफा मिल ही गया है। और कई बीजेपी वाले कह रहे होंगे कि नारायण राणे हो, ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, कांग्रेस से आइए बीजेपी में तो फिर मंत्री पद ज्यादा आसान है लेना। और कहा जा रहा है ज्योतिरादित्य सिंधिया को भारी भरकम मंत्रालय भी दिया जा सकता है। अंजना, अगर ऐसा हुआ तो यकीनन इसके जरिए एक बड़ा संदेश उन तमाम दूसरे चेहरों को भी बीजेपी देना चाहेगी जो कांग्रेस में रहकर इस वक्त अपनी धीरे ही सही लेकिन आवाज को बुलंद कर रहे हैं और कहीं ना कहीं तिरछी निगाहों से बीजेपी की ओर भी देख ही लेते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया को शायद पहले पता होता कि महाकाल के दर्शन के बाद ये इतना बड़ा महाकॉल आएगा जिसका वो बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, तो यकीनन
हालांकि हम सब ने देखा था 22 विधायकों को तोड़कर कांग्रेस पार्टी के बीजेपी में शामिल करवाना, बीजेपी को मजबूत करवाना, उसमें बहुत बड़ा रोल मध्य प्रदेश की राजनीति में सिंधिया का रहा है। और सिंधिया परिवार का भी देखिए, उनका जिस तरह का राजघराना रहा है, अपनी जो दादी रही हैं उनके पद चिन्हों पर आगे बढ़ते हुए बीजेपी को उन्होंने किस तरह से मजबूत किया, और अब उसी का फायदा ज्योतिरादित्य सिंधिया को मिलने के लिए जा रहा है। और यकीनन जिस तरह की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, हालांकि पुख्ता तौर पर स्पष्ट नहीं है, लेकिन माना यही जा रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को कैबिनेट में बड़ी अच्छी पोजीशन दी जाएगी, जिसका वो बेसब्री से इंतजार भी कर रहे थे। मध्य प्रदेश की राजनीति अपनी जगह है, लेकिन इसके पहले आपने बात किया महाराष्ट्र की। देखिए, महाराष्ट्र में ये बात सच है कि बीजेपी नंबर 1 पार्टी रही, 100 से ज्यादा सीटें, यानी कि शिवसेना से कहीं ज्यादा सीटें उसको हासिल हुई, लेकिन उसके बावजूद शिवसेना ने अलग होकर अपने मुख्यमंत्री के लिए कांग्रेस और एनसीपी का दामन थाम लिया। वहीं दूसरी तरफ अगर मौजूदा बीजेपी को आप गौर से देखेंगे, देखिए नीतीश कुमार एक मंत्री पद 2019 में मिल रहा था, उन्होंने मना कर दिया, लेकिन मौजूदा वक्त में क्या हुआ अंजना, एक ही मंत्रालय से उनको संतोष करना पड़ा है। तो आज की जो बीजेपी है वो बिल्कुल अलग है। हर एक अलग अलग राज्य में अपने आप को मजबूत करने में बीजेपी खासा जोर दे रही है। देखिए, अनुप्रिया पटेल को लाया जरूर गया है, इसके पहले भी वो मंत्री थी और 2 उनके सांसद हैं। यकीनन मिर्जापुर उसके आसपास के क्षेत्र में जो कुर्मी वोटर हैं उस पर अच्छा खासा प्रभाव इस पूरे के पूरे परिवार का है। लेकिन इसके बावजूद उत्तर प्रदेश की राजनीति को साधने के लिए बीजेपी ने किस तरह से अपने चेहरों को भी दांव पर लगा दिया है, ये भी महत्वपूर्ण है। और उसमें सबसे ज्यादा दिलचस्प बात यह है कि जिन चेहरों ने, कौशल किशोर जिसका जिक्र मैं बार बार कर रही हूँ, जिन्होंने बीजेपी के खिलाफ बीजेपी में रहते हुए ही सवाल उठाए थे, उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जाना, यानी कि विरोध की आवाज को भी बीजेपी पूरी तरह से तवज्जो देती है। दूसरी पार्टियों से लोग अगर आते हैं तो उनको भी सर माथे पर बिठाती है। ये पूरा संदेश आज के इस मंत्रिमंडल विस्तार से बीजेपी की ओर से देने की कोशिश अंजना की जा रही है। एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लेकिन लगातार कवरेज जारी है, क्योंकि अब से ठीक 1 घंटे 10 मिनट बाद आप देखेंगे लाइव ट्रांसमिशन शपथ ग्रहण समारोह का राष्ट्रपति भवन से, जहां 43 मंत्री आज मंत्री पद की शपथ लेंगे। कैबिनेट, मोदी कैबिनेट का ये सबसे बड़ा विस्तार समझिए। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम लौट रहे हैं, देखते रहिए आज तक।